नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने एपीएस क्लासेस कुड़वार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। अब नए चैप्टर का ये सेंस है कि जो चैप्टर आपके सामने स्टार्ट होगा आज, पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा वो चैप्टर कौन सा होगा। और वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो नीट के एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम के बेस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के भी और थ्योरेटिकल टाइप से भी क्वेश्चन, थ्योरी से निकाल करके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है इसको हम सभी जितने भी नीट और क्लास 11th या बीएससी के भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये भी पता चलेगा उनको कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न कैसे और क्यों होती है। तो अंत तक ज़रूर देखेंगे इस बात को। तो हम आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको बताएंगे। ये इस सेल डिवीज़न और सेल साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा तो संभव नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका महत्व नहीं है। तो अगर महत्व है तो क्या महत्व है, कैसे पढ़ेंगे, इसको आइए देखते हैं। आपके सामने चैप्टर के नाम को लेकर के चले हम लोग, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले सेल डिवीजन के डिस्कवरर की बात करें कि किसने इसके बारे में बताया था, एक बॉटनिस्ट हैं जो कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं, उनका नाम है ह्यूगो वान मोल। ह्यूगो वान मोल, इन्होंने 1835 में सेल डिवीजन के बारे में बताया था। और दूसरी बात ये कर लें सेल डिवीजन के बारे में, ये तो सेल साइकिल के बारे में 1953 जो सेल साइकिल की प्रवस्थाएं आपको दिख रही हैं उस प्रवस्था के बारे में दो साइंटिस्ट हैं, हार्वर्ड एंड पेल्क। वैसे तो साइंटिस्ट के बारे में बहुत पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको एकदम बेस पॉइंट से, एकदम बेस से क्लियर कंफर्म होना चाहिए किसने क्या बात बताई है। ठीक है, तो हार्वर्ड और पेल्क ने सेल डिवीजन की जो प्रवस्था है, सेल साइकिल की जो प्रवस्था है उसके बारे में बताए थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या है। आपको पता है कि जैसे जीवन अगर स्टार्ट होता है तो अगर हम एक प्रारूपी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित होता है, यानी यूकैरियोट सेल में, तो उनमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो न्यूक्लियर डिवीजन करेगी और एट लास्ट जाकर के वो साइटोकाइनेसिस अर्थात साइटोप्लाज्म का डिवीजन करके एक सेल से दो सेल बना लेती है। अर्थात जब एक यूकैरियोटिक कोशिका में मियोसिस डिवीजन के थ्रू अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत उसमें गैमेट बनते हैं और वो गैमेट आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जायगोट, युग्मनज होता है। और वो युग्मनज बार बार विभाजित करके एक नए जीव का या नए जीव के स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को बना देता है। और वो स्ट्रक्चर कैसे एक छोटी सी कोशिका जो हमें इन आँखों से दिखती नहीं, वो छोटी सी कोशिका एक इतने बड़े इंसान को या इतने बड़े जीव को बना देती है। तो वो क्यों, कैसे बनाती है, तो वो कैसे बनाती है, जैसे बनाती है वो आपके सामने, उसी को कहते हैं सेल डिवीजन। मतलब एक कोशिका थी, बार बार डिवाइड होकर के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बना करके एक पूर्ण शरीर का विकास कर देती है। तो इसे ही सेल डिवीजन कहते हैं। अर्थात सेल डिवीजन की एक्चुअल डिफिनेशन में देखना चाहेंगे, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। अर्थात हम ये कहते हैं जैसे एक सेल है आपके पास, एक सेल है,
इस सेल को बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल का मतलब कोई एक ऐसी कोशिका तो होगी ही जो आगे चल करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेगी। तो जिस कोशिका से बहुत सारी कोशिका बन रही है उस कोशिका को क्या कहते हैं? जनक कोशिका अर्थात पेरेंट सेल। और ये कोशिका आगे विभाजित होकर के हम कहते हैं दो और नई कोशिकाएं बना ली। तो इन कोशिकाओं को कहा गया डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। मतलब जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की संतानें हैं, वैसे ये भी पेरेंट सेल मतलब जिस सेल से कुछ बन रही है, कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ नई चीजें बन रही हैं, तो उसे कहा गया डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका। अब पुत्री कोशिका सन सेल क्यों नहीं बोला जाता? सन सेल इसलिए नहीं बोला जाता, अब आप बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो एक नए शिशु का या नई प्रोजनी की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा फीमेल बॉडी से होती है। इस वजह से उसको डॉटर सेल नाम देते हैं। अगर वही चीज़ मेल से होता तो उसको सन सेल कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए डॉटर सेल आपके दिमाग में आएगा भैया डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं इसको, सन सेल क्यों नहीं कहते? तो वजह यही है कि जिस भी जीव की उत्पत्ति होती है वो नॉर्मली फीमेल बॉडी से होती है, इस वजह से उसको डॉटर सेल नाम दिया जा सकता है और दिया भी गया है। तो ऐसे ही इस बात को समझेंगे। तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है सेल डिवीजन की? जनक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन कहलाता है। बात समझ आ रही है? यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन ही आपकी सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सेल डिवीजन हमें कंफर्म हो गया। अब इसके बाद बारी आती है सेल साइकिल की। अब सेल साइकिल क्या होता है? लेकिन सेल डिवीजन मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। बहुत सारी प्रक्रिया मतलब उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचयी क्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं। अब उपापचयी क्रिया के दौरान क्या क्या होना चाहिए? उस सेल के अंदर जितनी भी चाहे वो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो, यानी कि एक केंद्रक से दो केंद्रक का बनना हो, सेल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो मतलब डुप्लीकेशन करना हो, क्योंकि भैया जब डिवाइड होनी है सेल को तो वो एक से अपने शरीर के अंदर जो 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 ऑर्गन हो या हमारा जीनोम हो, अगर वो सिंगल है तो वो उसे डबल करेगा तभी एक से दो में जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तब क्या होगा भैया? अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो डिवाइड कैसे कर पाएगा? अगर डिवाइड करेगा तो उसके पास क्या बचेगा? सब तो चला जाएगा दूसरे सेल के पास, एक सेल तो खाली रह जाएगी ना। जो खाली रह जाएगी तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कुछ होगा ही नहीं, तो उस सेल का क्या इंपॉर्टेंस? कोई मतलब नहीं। इसलिए पेरेंट सेल में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या होता है? सेल ग्रो करती है, अपनी साइज को बढ़ाएगी। अब साइज कैसे बढ़ाएगी? इसका मतलब उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी। जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गन हैं, वो एक हैं तो दो हो जाएंगे, दो हैं तो चार हो जाएंगे। ठीक है, उनका जीनोम रेप्लिकेट होगा अर्थात डीएनए रेप्लिकेट होगा, एंजाइम बनेंगे, मतलब डिवीजन के लिए हर एक चीजें बनेंगी वहां पर। तो अब सेल साइकिल का ये मतलब हो गया, सेल साइकिल का यानी कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन पेरेंट सेल से पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने के बीच की जो प्रवस्थाएं हैं, जो क्रियाएं होती हैं उस सेल में, उसे सेल साइकिल कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। अब क्या क्या हुआ पेरेंट सेल में? पेरेंट सेल पहले ग्रो की, अपने सेल ऑर्गन को एक से डबल किया, अपना जीनोम डबल किया, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाए, एंजाइम बनाए, तो उसके बाद जाकर के कहीं वो डिवाइड हुए। तो यानी कि जनक कोशिका से पुत्री कोशिका बनने के बीच की जो भी प्रवस्था है, जो भी क्रिया है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उस सम्मिलित रूप से उसे क्या बोलेंगे? सेल साइकिल कहेंगे। आई होप ये बात पूरी समझ आ रही होगी। तो अब हम देखेंगे नॉर्मल सेल साइकिल को नॉर्मली कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो सेल साइकिल को हम लोग नॉर्मल ऐसे समझेंगे
यानी कोशिका विभाजन, सेल साइकिल कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र को हम दो मेन फेज में बांट सकते हैं, दो प्रवस्था में। एक प्रवस्था है इंटरफेज यानी कि जिसे कहते हैं अंतरावस्था। दूसरी अवस्था आपके सामने है यम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन फेज भी कह सकते हैं, विभाजित या विभाजन प्रवस्था कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर ये दो मेन फेज हैं किसके, सेल साइकिल के। अब इंटरफेज का एक दूसरा नाम हो सकता है रेस्टिंग फेज। अब रेस्टिंग फेज क्यों, क्या इसमें सेल आराम करती है, रेस्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि इसमें क्या होता है, सेल तो और अधिक काम करती है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रेट तो बढ़ ही रहती है, क्योंकि इसको डिवाइड होने के लिए अपने आप में बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ का क्या, अभी जैसे पीछे आपको बताया गया क्या क्या करना पड़ता है। अब रेस्टिंग फेज इसलिए बोला गया है कि इस अवस्था में कोशिका एक से दो नहीं होती है, एक है तो एक ही रहेगी और अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करेगी। तो उस परिवर्तन करने में भी इसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा। ठीक है, बहुत कुछ चाहिए इसको, और उसके लिए ये काफी सारी उपापचयी क्रियाएं करती है, अर्थात वो आराम में नहीं रहती, काम तो बहुत करती है। आराम का मतलब ये है कि केवल वो डिवाइड नहीं होती है इंटरफेज में, बस इतना मतलब है। ठीक है, इस इंटरफेज को आप रेस्टिंग फेज कहते हैं। अब इस इंटरफेज की तीन उप अवस्थाएं हैं। तीन उप अवस्था में कौन है, G1 फेज है, यस फेज है और G2 फेज है। अब इन तीनों का सेंस क्या है, यहां पर क्या मतलब है, नॉर्मली समझेंगे। G1 को आप क्या कह सकते हैं, गैप 1 फेज, या इसको आप ग्रोथ 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि भैया यहां पर क्या करती है, सेल वृद्धि करती है, अपने आकार को बढ़ाती है, साइज को बढ़ाती है। ठीक है, दूसरा यस फेज। यस फेज मीन्स क्या होता है भाई, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब संश्लेषण का मतलब कुछ ना कुछ इसमें नया बन जाता है, संश्लेषण होता है, यानी कि इसमें इस फेज में कुछ ना कुछ नया बनता है। तो वो नया क्या बनता है, अर्थात यहां पर उसका जो डीएनए है, अर्थात जो जीनोम है, वो रेप्लिकेट करके 1 से 2 होना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस फेज यानी निर्माण अवस्था, यानी इसमें कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं, ऐसी चीज बनती है जो दूसरे सेल में जाना बहुत ही जरूरी होता है। वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, आपको ये आई होप बात पूरी समझ आ रही होगी। तो यानी यस फेज का क्या मतलब है, सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा है G2 फेज, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, गैप 2 कह दें, या फिर ये कह सकते हैं ग्रोथ 2 फेज। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें एकदम हम ये कहें कि सेल बिल्कुल रेडी है फटने के लिए। एक साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया अगर हम कहते हैं कि मतलब रेडी है कि ये 1 से 2 बन जाए, बस वो बनती नहीं लेकिन तैयार पूरा है, तैयार पूरा है, बट वो डिवाइड नहीं हो रही है। डिवाइड होने के लिए बिल्कुल एक्टिवेट है, 1 से 2 होने के लिए तैयार है। तो ये अवस्था है। अब देखिए इसके बाद, अब ये चीजें हो गई। अभी आपको एक बात और, जिसका आंसर यानी जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये इसके बारे में अभी आपको जस्ट बताएंगे। आइए यहाँ पे बात सुने। तो हमारे पास इंटरफेज की जो अवस्था है ये नॉर्मल। अब आते हैं यम फेज, यानी G2 के बाद यम फेज। यम फेज का क्या मतलब है, इसको आप कहते हो, ये जो है माइटोटिक फेज हो सकता है, या इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन फेज अर्थात विभाजित अवस्था या विभाजन होने वाली अवस्था, ठीक है। माइटोटिक्स यानी सूत्री विभाजन प्रवस्था, सूत्र का मतलब क्या, धागा, धागा डिवाइड होकर के एक सेल से दो सेल बनाने का कार्यक्रम शुरू, ठीक है। तो इस यम फेज को दो में बांटा गया। दो में कौन कौन सा भाई, कैरियोकाइनेसिस, अगला है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस, इसको सिंपली कह सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, नेसिस का मतलब डिवीजन, बंटवारा। बात समझ आ रही होगी। तो अब कैरियोकाइनेसिस यानी यम फेज में स्टार्टिंग, यम फेज की स्टार्टिंग जो अवस्था होती है, अब जैसे कैरियोकाइनेसिस यानी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। अब साइटोकाइनेसिस होने से पहले कैरियोकाइनेसिस में कुछ और अवस्था है, ठीक है, उस अवस्था को समझिए। अब जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। अर्थात कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है इन चार अवस्थाओं से, उप अवस्थाओं से होकर के साइटोकाइनेसिस पे पहुंचेगी और साइटोकाइनेसिस पे जैसे पहुंचेगी सेल 1 से 2 हो जाएगी। अर्थात उसका साइटोप्लाज्म का बट जाना ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो ये साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन, अर्थात इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब कुछ मेजर पॉइंट है, मेजर पॉइंट का मतलब थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। अगर हम ये कहें नॉर्मल ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, मनुष्य की कोशिका लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। 24 घंटे में एक सेल जो है, लेकिन हो सकता है डिफरेंशिएशन हो सकता है, कोई 24 से कम हो सकता है, 22-20 में भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन औसतन 24 घंटे आपको याद रखना है, ह्यूमन जो सेल होती है वो 24 घंटे में डिवाइड होती है। अब इस 24 घंटे को अगर हम नॉर्मल परसेंट में बांटें, 24 घंटे को पहले हम लोग हावर्स में बांटेंगे तो 23 घंटा और 1 घंटा, देखिए कितनी अच्छी बात है। 23 घंटा जो है वो इंटरफेज लेता है, ये याद रखना है। इंटरफेज में 23 घंटे लगते हैं और 1 घंटा किस में लगता है, यम फेज में, 1 घंटा यम फेज में लगता है, ठीक है। आई होप पूरी बात समझ आ रही होगी। अब हम लास्ट में G0 की बात करेंगे, जो G2 के बाद आता है, G0 फेज यानी शांत प्रवस्था। ये बिल्कुल शांत रहती है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं वो शांत रहते हैं लेकिन उनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। शांत होने का मतलब ये नहीं कि वो क्लास का काम नहीं करते हैं, याद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे काम बहुत जैसे कहते हैं जो अदर बच्चे जो कंटिन्यू बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उनसे ज्यादा मेहनत का काम वो लोग करते हैं। आइए देखते हैं। तो जो शांत है वो थोड़ा सा शांत है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, सारी एक्टिविटी वो करता है, तो उसी का नाम है G0 फेज। शांत है तो इसको, इसका मतलब ये मत समझो कि वो कुछ नहीं जानता है, जीरो है, नील है, ऐसा नहीं है। शांत है तो हो सकता है वो तुमसे बेहतर काम कर रहा हो, अंदर ही अंदर बिल्कुल कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे कर रहा है, आपको सारी बात समझ आएगी G0 फेज के बारे में, ठीक है। तो G0 फेज क्या है, शांत प्रवस्था क्या होती है। तो G0 फेज इसको बोलेंगे साइलेंट फेज, शांत प्रवस्था। अब देखिए
यानी कि अब जैसे ये आएगा तो किस में, अगर नॉर्मली कहेंगे तो आएगा किस में, ये किस पेज की बात हो सकती है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इंटरपेज की हो सकती है? बिल्कुल इंटरपेज की हो सकती है, क्योंकि इंटरपेज में क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करती, ये भी डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन ये डिवाइड का ये कभी नहीं करती, लेकिन काम सारे करती है। काम ऐसा करती है जो अन्य सेल नहीं करती, वो ये काम करते हैं। ठीक है, जो क्लास में चिबिक चिबिक बोलते हैं, आता जाता कुछ नहीं, तो ऐसे हैं जो शांत रह करके बहुत भारी भरकम वर्क करते हैं। कौन सा? तो ये किस में आएगा? इंटरफेज में। इंटरफेज का है, और इनमें यानी ऐसी सेल जो कभी डिवाइड नहीं होती, लेकिन डिवाइड तो नहीं होती है, आप इस बात को ध्यान रखें। नो डिवाइड मतलब ये डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब ऐसी सेल, वो सेल हैं कौन कौन सी? नॉर्मल, आपको नर्व सेल एंड हार्ट सेल जरूर याद रखना है, अर्थात मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो होती हैं वो भी डिवाइड नहीं करती हैं, बट मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती हैं, उपापचयी क्रिया रूप से सक्रिय होती है। मतलब काम, जैसे नर्व सेल का काम क्या है भाई? इम्पल्स, संवेदनशीलता। जैसे खोपड़ी है, आपको पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब किसकी वजह से? नर्व सेल। हार्ट सेल कंटिन्यू ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिवेट तो है ना। आपको पेन चुभा दे, कोई चाय ठंडी गर्म ला के, स्वाद पर सब कुछ पता चल जाता है भाई, किसको द्वारा? नर्व सेल द्वारा। ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन, सब कुछ पता चलता है। एक्टिवेट तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा सक्रिय है, बट ये एक वही काम है जो डिवाइड नहीं होती। तो ये है जी0 फेज। तो जी0 काफी इंपॉर्टेंट होगा। जी0 फेज किस प्रकार की सेल में होता है, आपको ये दोनों सेल याद रखना है, नर्व सेल एंड हार्ट सेल। और मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती हैं, ये काम बहुत ज्यादा करती हैं बट डिवाइड नहीं करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेज को लेकर के आपको सारी बातें स्पष्ट करेंगे। आप बस अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,